नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। विदेशी मांग बढ़ने पर चीनी संतरे वैश्विक स्तर पर पहुंचे। चीन के सबसे बड़े रेगिस्तान में नया राजमार्ग खुला। अल नीनो सूखे के कारण पनामा नहर परिवहन लागत में वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। पूर्वी चीन के चांगशी प्रांत के कांचो शहर में किसान काना नेवल संतरे की सफल फसल का जश्न मना रहे हैं। इस प्रचुर फसल के कारण इन संतरों के विदेशी ऑर्डर में वृद्धि हुई है। 1,29,000 हेक्टेयर के विशाल रोपण क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ 18 लाख टन संतरे की पैदावार होने की उम्मीद है। कुशल तरीके से छंटाई, सफाई और पैकेजिंग करने के लिए प्रोसेसिंग सुविधाओं में आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कांचो में सबसे बड़े प्रोसेसिंग बेस ने स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिसके चलते निर्यात मात्रा में 50% की अनुमानित वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि ये संतरे 20 से अधिक देशों में लोकप्रिय हो गए हैं, जिससे निर्यात एक महत्वपूर्ण उद्योग विकास फैक्टर बन गया है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, हीटिंग उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में हलचल मच रही है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक घरेलू उपकरण स्टोर में ठंड के कारण हीटिंग उत्पादों की बिक्री में 50% से अधिक की इजाफा देखा गया है। इन दिनों लोग नेक हीटिंग पैड और हीटेड टेबल जैसी वस्तुओं को खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा पारंपरिक हीटर जैसे तेल से भरे रेडिएटर, इलेक्ट्रिक हीटर और कंबल भी काफी डिमांड में है। वहीं चीन के ईवू में ग्लोबल डिमांड स्पष्ट दिखाई दे रही है, जहां विदेशी खरीदार आकर्षक हीटिंग उत्पादों का ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। ताकलामकान रेगिस्तान तक फैले चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में 276 किलोमीटर का एक नया राजमार्ग तुकुन राजमार्ग खोला गया है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शिफ्टिंग रेत रेगिस्तान में चौथा राजमार्ग है, जिससे तुमुशोके शहर और कुन्यू शहर के बीच यात्रा 6 घंटे से घटकर लगभग 3 घंटे हो गई है। दरअसल राजमार्ग से निवासियों, पर्यटकों और उद्योगों, खासकर पर्यटन को लाभ होता है। इन दिनों उत्तरी चीन में विंटर स्पोर्ट्स प्रेमी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग से लेकर स्नो मोबलिंग तक अलग अलग गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश के स्की रिजॉर्ट्स अलग अलग आउटडोर ऑप्शन दे रहे हैं। उत्साही लोग सुंदर पहाड़ी दृश्यों और रोमांचक स्कीइंग अनुभवों की सराहना करते हैं। शिनचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचरस खेलों को शामिल किया गया है। वहीं चिलिन प्रांत के स्की रिजॉर्ट्स में बर्फ से ढके मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो स्कीइंग अनुभव में 4 चांद लगा देते हैं। दरअसल विंटर स्पोर्ट्स पेशेवर और उत्साही दोनों को आकर्षित करते हैं, जो उत्तरी चीन के अलग अलग क्षेत्र में आउटडोर मनोरंजन प्रदान करते हैं। इन दिनों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन यानी COP28 का 28वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में चल रहा है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन ने दुनिया भर से 70,000 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी और मानवता के सामने मौजूद तत्काल जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग करना है और वैश्विक समाधान ढूंढना है। रूस के मॉस्को का GUM आइस रिंक, जो सर्दियों के मौसम के लिए खुला है, रेड स्क्वायर पर विजिटर्स को आकर्षित कर रहा है। 2700 वर्ग मीटर में फैला यह रिंग 10 डिग्री सेल्सियस पर भी जमा रहता है। यह रिंग पूरे रूस और उसके बाहर से विंटर स्पोर्ट्स के शौकीनों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसके आकार की सराहना करते हैं। 130 साल पुराने GUM डिपार्टमेंट स्टोर के सामने स्थित यह आइस रिंक रेड स्क्वायर पर विंटर सीजन का मुख्य आकर्षण है। यह आकर्षण अगले साल फरवरी के अंत तक चलेगा। लंबे समय तक अल नीनो प्रेरित सूखे के कारण पनामा नहर को जल स्तर की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शिपिंग प्रभावित हो रही है। पनामा नहर प्राधिकरण ने जहाज के ड्राफ्ट और दैनिक सीमा को कम कर दिया है, जिससे कुछ जहाजों को कार्गो में 40% की कटौती करनी पड़ी है। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से परिवहन लागत में वृद्धि हुई है। सीमित मार्ग स्लॉट के लिए नीलामी से छोटी कंपनियों को नुकसान होता है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। उनका अपना समृद्ध इतिहास है, अलग अलग संस्कृतियां हैं और बहुत बड़ी आबादी भी है। सदियों से इन 2 पड़ोसी देशों के बीच संबंध अलग अलग तरह के रहे हैं। कभी सहयोग वाला तो कभी प्रतिस्पर्धा वाला और कभी कभी तो तनावपूर्ण वाला रहा है। हालांकि उनके बीच संघर्ष और असहमति चाहे कितनी भी हो, फिर भी इनके बीच सहयोग और पारस्परिक विकास की संभावनाएं अपार हैं।
हाल के दशकों में दोनों देशों ने आपसी समझ को बढ़ावा देने, विश्वास बनाने और दो तरफा संबंधों को मजबूत करने में पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज यानी लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने के महत्व को पहचाना है। और यकीनन दोनों देशों में काफी समानताएं हैं जो उन्हें एशिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में एक आदर्श भागीदार बनाती है। देखा जाए तो भारत और चीन के बीच सहयोग से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को शांति का सपना देखने का मौका मिल सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मानव जाति के लिए साझा भविष्य और साझा नियति वाले समुदाय के निर्माण का विचार पेश किया था। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के विचारों को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी समझ साझा करते हैं। इन दोनों देशों के पास एक स्पष्ट सुरक्षा संरचना है जो मुख्य रूप से मानव और मानवता की सुरक्षा पर केंद्रित है। खैर, पूरी तरह से पीपल टू पीपल एक्सचेंज बहाल करना भारत और चीन के बीच संबंधों को ठीक करने की दिशा में एक जरूरी और पहला कदम है। इस तरह के आदान प्रदान एक पुल के रूप में काम कर सकते हैं जो दिलों को जोड़ता है और समझ और विश्वास को मजबूत करता है। दरअसल पीपल टू पीपल रिश्तों में बाधाओं को दूर करने, दोस्ती को बढ़ावा देने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होती है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के बीच बातचीत एक नई संस्कृति को जानने, एक अलग भाषा सीखने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर देती है। जहां तक भारत और चीन का सवाल है, दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। इसे हासिल करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से शुरू करना और सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाना बहुत आवश्यक है। ये कदम मौलिक है क्योंकि ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए बुनियाद तैयार करते हैं। वहीं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देना दोनों देशों के बीच आपसी समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के रिसर्च स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स के बीच आदान प्रदान, जॉइंट सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। इससे एक्सपर्टीज साझा करने और सहयोग के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है। यह कोलैबोरेशन अलग अलग क्षेत्रों जैसे साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस, मीडिया आदि में किया जा सकता है। वहीं ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में स्टूडेंट एक्सचेंज और कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करके हम सहयोग को और बढ़ा सकते हैं और एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं जो विश्वास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया जा सकता है जो दोनों देशों की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपनी संस्कृतियों की समृद्धि और विविधता के बारे में एक दूसरे को बताया जा सकता है और गलत फहमियों और नेगेटिव धारणाओं को दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अनुकूल और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक मीडिया संपर्क को बढ़ावा देना भी जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज जो सांस्कृतिक समझ, शैक्षिक सहयोग और आर्थिक जुड़ाव पर आधारित है, इन देशों के नागरिकों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंधों को बढ़ावा देने में काफी संभावनाएं रखता है। दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले और प्रभावशाली देशों के रूप में भारत और चीन के कंधों पर एशिया और दुनिया के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बैठक जैसे कि वुहान और महाबलीपुरम में हुई थी ने मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों की क्षमता दिखाई थी। इस तरह के उच्च स्तरीय संवाद और जुड़ाव को बनाए रखने से नागरिकों के बीच आशा और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों के अलावा संवाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स सहित सभी स्तरों पर लोगों के बीच आदान प्रदान शामिल होना चाहिए। भारत और चीन को अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत, संवाद और विश्वास निर्माण के उपायों में संलग्न होना चाहिए। सहयोग और समझ की भावना को बढ़ावा देकर दोनों देश अपने क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और उनके बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।